मैं रश्मि भेलवा, सहायक प्राध्यापक वनस्पति शास्त्र, शासकीय नागरिक कल्याण महाविद्यालय नंदी नगर। आज मैं पॉलिनेशन के बारे में बताऊंगी, जो कि बीएससी पार्ट 2 का पेपर 2 का यूनिट 4 से है। पॉलिनेशन, जैसा कि हम जानते हैं, पराग कणों का पराग कोशों से निकलकर उसी पुष्प अथवा अन्य पुष्प की स्टिग्मा पर स्थानांतरित होना परागकण ये परागण कहलाता है। यह परागण जो है यह हमेशा एनवायरनमेंट में होता रहता है और परागकण जब स्टिग्मा के ऊपर गिरते हैं तो उनसे बनी हुई पोलन ट्यूब जो है वो उसके द्वारा वो अंदर जाकर फर्टिलाइजेशन की क्रिया करते हैं और इससे जो है सीड का निर्माण होता है। परागकण दो प्रकार का होता है। परागण दो प्रकार का होता है। पहला सेल्फ पॉलिनेशन या स्वपरागण और दूसरा जो है परपरागण। तो सेल्फ पॉलिनेशन जो है वो उभयलिंगी पुष्पों में होता है। इससे जो संतति उत्पन्न होती है वो निर्बल होती है। कोई नई किस्म जो है या नई वैरायटी जो है वो नहीं बन पाती है इसके द्वारा, और बहुत ही जल्दी होने वाला परागण है। और इसका जो रिजल्ट है इसमें जो है कोई जेनेटिक जो है वो चेंजेस नहीं होते, और क्योंकि सेम फ्लावर का जो है स्पर्म और एग सेल्स होते हैं, साथ ही साथ इसमें जो है निश्चित रूप से यह पुष्पों में होता है और परागण के लिए कम पराग कणों की आवश्यकता होती है। इसके बाद हम दूसरा जो है उससे देखें तो वह है क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन जो है बहुत ही जटिल प्रकार का पॉलिनेशन है, जिसमें जो है एक फूल का एंथर से निकले हुए पोलन ग्रेन्स दूसरे उसी जाति के पुष्प के स्टिग्मा के ऊपर जो है वो जाकर के गिरते हैं। इससे जो है जेनेटिक डाइवर्सिटीज जो है वो बढ़ती हैं, क्योंकि डिफरेंट फ्लावर्स की शेयरिंग और मिक्सिंग से जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो है वो भी बढ़ता है। यह सेल्फ पॉलिनेशन से भिन्न होता है, क्योंकि इसमें सभी प्रकार उत्पन्न जो संतति है वो मजबूत होती है, नई नई वैरायटीज तैयार की जा सकती है और ये अपने पर्यावरण के अनुसार अनुकूलित रहते हैं परपरागित पुष्प। और यह कार्मकों पर सदैव आश्रित रहते हैं। कार्मकों का मतलब होता है जिनके द्वारा ये दूसरे पुष्प पर जाकर के गिरते हैं। इनमें परागण होना कोई निश्चित नहीं होता और बहुत सारे पराग कण वेस्ट भी हो जाते हैं। तो क्रॉस पॉलिनेशन को यदि हम देखें तो ये 3 प्रकार से होता है। विंड पॉलिनेशन, जिसको हम एनिमोफिली कहते हैं, जू पॉलिनेशन जो कि एनिमल और बर्ड्स आदि के द्वारा होता है, और थर्ड जो है हाइड्रोफिली जो कि जल के द्वारा होता है। तो पहले हम देखें एनिमोफिलस या वायु परागण। वायु परागण पुष्प जो है वो दिखावटी नहीं होते, इनमें किसी तरह की कोई गंध नहीं पाई जाती। बहुत अधिक मात्रा में धूल जैसे परागकण इनमें बनते हैं और ये पुष्पों में अनुकूलन के लिए इनमें वर्तिका जो है या स्टिग्मा जो है वो बुशी होती है और फेदरी हो जाती है। इसके द्वारा यह वायु में उपस्थित पराग कणों को आसानी से पकड़ लेती है। अधिकतर जो है ये खाद्यान्न यानी सीरियल्स जो होते हैं हमारे, गेहूं बाजरा आदि के में जो है पाए जाते हैं और ये गुच्छों में निकलते हैं। वायु में दोलन अवस्था में इसका स्टिग्मा वर्सेटाइल परागकोश पाया जाता है और जिसमें असंख्य धूल के समान
पराग कण जो है वो निकलते हैं। ये हल्के होते हैं, चिकनी भित्ति वाली होते हैं और वायु के द्वारा जो है ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचते हैं, जैसे कि हम इस चित्र में भी देख पा रहे हैं। इसके बाद है जूफिली। जूफिली, यहाँ पर इसको हम चार भागों में बांट सकते हैं। जूफिली में जो पहला जो है इंसेक्ट के द्वारा पॉलिनेशन, एंटोमोफिलस। दूसरा जो है बर्ड्स के द्वारा पॉलिनेशन। तीसरा जो है बैट के द्वारा या चमगादड़ के द्वारा। और चौथा जो है स्लग एंड स्नेल के द्वारा पॉलिनेशन। तो पहले हम देखें कि कीटों के द्वारा या एंटेमोफिली क्या है। बहुत सारे जो पुष्प जो कि इस विधि के द्वारा जो है परागण करते हैं, और इनमें जो है कीटों को आकर्षित करने के लिए विभिन्न आकर्षण जो है वो अपने आप में उत्पन्न करते हैं। जैसे कि इनके परागकण चिपकने वाले होते हैं, खुरदुरी सतह के होते हैं, ताकि वो कीटों के लिम्स में आसानी से चिपक सकें। इनके स्टिग्मा भी चिपकने वाले होते हैं और पोलन ग्रेन को, ताकि वो आसानी से ग्रहण कर सकें। पर परागण के लिए यहाँ पर कुछ कुछ कहना चाहिए आकर्षण और प्रतिफल जो है वो पौधे उत्पन्न करते हैं, जिसमें सबसे पहले है ध्यान आकर्षणता या कॉन्स्पिक्यूरेंसिस। इसमें पुष्प जो है ध्यान आकर्षित करने के लिए इंसेक्ट का, उसका पेटल या पेरियंथ चमकीले रंग का होता है और कभी-कभी ब्रैक्ट भी जो है वो चमकीला रहता है। इंसेक्ट इससे अट्रैक्ट होता है। और कुछ जो इंसेक्ट्स हैं वो कलर से भी अट्रैक्ट होते हैं, जैसे कि मधुमक्खियां जो है वो नीले रंग की तरफ अट्रैक्ट होती हैं। तितलियां लाल रंग के पुष्पों की तरफ अट्रैक्ट होती हैं। दूसरा जो है सेंट या गंध, जैसे कि कुछ पुष्प रेफ्लिशिया आदि में कुछ खराब सी गंध निकलती है, या कभी कभी किसी पुष्प से सुगंध भी निकलती है, जैसे कि रात की रानी। तो जो रेफ्लिशिया है उसमें जो है सड़े हुए मांस के समान गंध निकलती है, जिससे मक्खियां उसकी तरफ अट्रैक्ट होती हैं और ये उसकी तरफ अट्रैक्ट होकर के उसके पास जाती हैं, वहां बैठती हैं और परागण की क्रिया करती हैं। उसी तरीके से रात की रानी में क्या होता है कि दिन के समय जो है उसमें से कोई सुगंध नहीं रहती, परंतु रात को जो है उसमें से बहुत ही अच्छी खुशबू आती है, जिससे कि कीड़े उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं और परागण में सहयोग करते हैं। तीसरा जो है इसमें मकरंद। विभिन्न पुष्पों में मकरंद ग्रंथियां की स्थिति भिन्न भिन्न होती है। ये कीटों के लिए शहद सिक्रीट करती हैं और कीट पुष्पों का भ्रमण करते हैं और उसको जो है एब्जॉर्ब करते हैं, जैसे कि मधुमक्खियां। मधुमक्खियां जो है वो शहद लेने जब जाती हैं कि पुष्प पर, तो ये दूसरे पुष्प पर भी जब जाएंगी पहले पुष्प के बाद, तो इनके शरीर पर चिपके हुए पराग कण दूसरे पुष्प के स्टिग्मा पर जमा हो जाते हैं। अगला जो है वो इडिबल सैप, खाने योग्य रस। कुछ पुष्प जैसे कि आर्चिस आदि में नेक्टरी ग्लैंड्स नहीं पाई जाती, और ये पुष्प जो है वो कीटों के लिए खाने योग्य रस का सिक्रीशन करते हैं। इसके बाद है ईडिबल पोलेंस। कुछ जो फ्लावर्स हैं वो पराग कण ऐसा सिक्रीट करते हैं जिसको इंसेक्ट्स जैसे कि मधुमक्खियां आदि अपने बच्चों के या शिशुओं के पोषण के लिए इकट्ठा करती है। इन परागकणों को इकट्ठा करने के लिए ये ब्रीडिंग सीजन में ज़्यादा इसको इकट्ठा करती हैं और उनको इकट्ठा करती करके अपने शिशुओं को जो है उनसे पोषित करती हैं। इसके बाद है कुछ स्पेशल मैकेनिज्म भी जो है, विशिष्ट क्रियाविधियां भी जो है इनमें पाई जाती है, जैसे कि उत्तेजनशीलता, इरिटेबिलिटी। यहाँ पर क्या है कि कुछ पराग कोश पर स्टिग्मा ये क्रिया दर्शाते हैं, जैसे बिग्नोनिया का स्टिग्मा
बाइफिड होता है, और जब ये किसी इंसेक्ट्स के संपर्क में आता है तो उसके दोनों फ्लैप्स को जो है ये बंद कर लेता है, और यदि इसमें परागण की क्रिया नहीं होती तो ये फ्लैप्स फिर से खुल जाते हैं, और यदि हो जाती है तो ये बंद रहते हैं। इसके बाद एक्सप्लोसिव मैकेनिज्म। कुछ पुष्पों में पराग कोश का स्पर्श करने पर वह फट जाता है और पराग कण उसमें से निकल जाते हैं। इसके बाद बैलिस्टिक्स। इसमें जो है वर्सेटाइल स्टेमन्स होते हैं, और यह पराग कणों को कीटों के प्रकीर्णन के द्वारा जो है यह सहायता करते हैं। जब इंसेक्ट इस पे आके बैठता है तो उनके पीठ पर ये चिपक जाते हैं। इसके बाद हम देखें कि कुछ जो फूल हैं वो इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने के लिए क्या क्या विधियां अपनाते हैं। जैसे कि नेक्टर फ्लावर्स जो होते हैं, इनमें जो है दो प्रकार के इंसेक्ट्स जो है वो आकर के बैठते हैं। एक ऐसा इंसेक्ट जिसमें कि जिसकी जो है जीभ लंबी होती है, दूसरा जो है जिसकी जीभ जो है वो छोटी होती है। तो ये उन पे बैठ करके अपने जीभ के द्वारा उनको जो है ग्रहण करते हैं, और वो पॉलिनेशन में मदद करते हैं। फिर हम देखें तो कुछ जो पुष्प हैं वो क्या करते हैं कि उत्क्लेशी पुष्प होते हैं। इसमें ऐसे फ्लावर होते हैं जो दिन के समय रात्रि के अपेक्षा कम दुर्गंध देते हैं, और इस प्रकार की गंध देने वाला रेफ्लिशिया है। उसी प्रकार से पिटफॉल पुष्प। ये जो पिटफॉल पुष्प है ये डिप्टेरा मक्खियों के लिए विशेष प्रकार का ट्रैप होता है, और ये फ्लावर स्त्री पूर्वी होता है, यानी फीमेल पार्ट जो है वो पहले मैच्योर हो जाती है, और जब इंसेक्ट इसमें झुके हुए रोम को ढकेलते हुए अंदर घुसता है तो वो बाहर नहीं निकल पाता जब तक कि हेयर्स के द्वारा उसके जो हेयर्स जो है वो सूख ना जाएं। जब इसका स्टिग्मा मुरझा जाता है और एंथर्स मैच्योर होकर फटते हैं, तभी यह पुष्प जो है इंसेक्ट जो है वो बाहर की तरफ निकल पाता है। इसके बाद जो है हैमेनोप्टेरिस फ्लावर। इसमें आने वाले पुष्प जो है वो इंसेक्ट के द्वारा इनमें पॉलिनेशन होता है, जैसे मधुमक्खियां के द्वारा। इन पुष्पों का रंग लाल, नीला या बैंगनी होता है। ये ज़ाइगोमॉर्फिक फ्लावर होते हैं, और जैसे कि हम जानते हैं साल्विया जो कि लिबिएटी फैमिली का मेंबर है, और यहाँ पर उसी तरीके से सूरजमुखी, मटर, ये सब जाइगोमॉर्फिक फ्लावर्स पर जो ये इंसेक्ट जो है वो बैठते हैं और उसको जो है वो पॉलिनेट करते हैं। इसके बाद हम देखें तो अगला है जंतुओं के द्वारा या पक्षियों के द्वारा होने वाला। तो बर्ड पॉलिनेशन जो है वो भी कम मात्रा में होता है, लेकिन बर्ड्स भी जो है पॉलिनेशन में मदद करती हैं। ये क्या करती हैं, जैसे ह्यूमिंग बर्ड्स वगैरह या हनी ट्रस्टिस बर्ड जो है वो क्या करेंगी कि अपने चोंच के द्वारा जो है ये उसको नेक्टर को जो है वो लेती हैं, और उस समय इनकी चोंच में चिपक के पोलन ग्रेन्स जो है वो एक पौधे से दूसरे पौधे पर पहुंचता है। इसके बाद हम देखें तो चमगादड़ के द्वारा भी जो है परागण की क्रिया होती है। हमारे देश में रूबिएसी फैमिली के कुछ मेंबर्स, जैसे कि सिल्क कॉटन में चमगादड़ जो है वो पॉलिनेशन के लिए जो है वो मदद करते हैं। इसके बाद अगला है घोंघे या अन्य प्राणियों के द्वारा। इसमें जो है स्नेल या स्क्वेरल आदि जो है फ्लावरिंग ट्रीज पे, जैसे कि हम देखते हैं कि चढ़ते उतरते हैं फूलों फल और फूल खाने के लिए, लेने के लिए, और उनके द्वारा ये परागण क्रिया करते हैं। नेक्स्ट है इसमें जल परागण। जल परागण जलीय पौधों में पाया जाता है, और बहुत सारी जलीय पौधे जो पानी में डूबी हुई अवस्था में पाए जाते हैं उनमें जो है इस प्रकार का जल परागण होता है। जैसे कि अगर हम वेलिस्नेरिया में देखें
तो यहाँ पर जो है ये कीचड़ के ऊपर उगने वाला पौधा है, और वहाँ इसकी जो इसके जो ये है, मेल और फीमेल प्लांट अलग अलग होते हैं। मेल प्लांट में स्पेडिक्स इन्फ्लोरेसेंस पर छोटे छोटे पेडिसिल वाले मेल फ्लावर्स लगे रहते हैं, बहुत अधिक संख्या में बनते हैं, और मैच्योर हो जाने पर इन्फ्लोरेसेंस से बंद अवस्था में अलग होकर जल की सतह पर तैरते हैं। फीमेल फ्लावर अकेला होता है, जिसका पेडिसिल बहुत लंबा रहता है, और फीमेल फ्लावर का पेरियंथ पॉलिनेशन के समय फैला हुआ रहता है, और पेडिसिल खुल जाता है और पानी की सतह पर आ जाता है। मेल फ्लावर फीमेल फ्लावर के कांटेक्ट में आते हैं, और उसके एंथर जो है वो फट जाते हैं, और उनसे निकलकर पॉलन ग्रेन जो है फीमेल फ्लावर की स्टिग्मा में चिपक जाता है, और पॉलिनेशन हो जाता है। और इस प्रकार से जल के द्वारा जो है परागण होता है। थैंक यू।